आज हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इसको शॉर्ट में लिखते हैं EIA। ये क्या होता है? इन्वायरमेंटल जो ऐसे पूरा जो टॉपिक है जो पढ़ना है हमने, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, कंसेप्ट इसका और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इसकी वो पढ़ेंगे। वर्ल्ड में क्या है हिस्ट्री इसकी और इंडिया में हिस्ट्री क्या है इसकी वो पढ़ेंगे। तो जब से जो ह्यूमन सिविलाइजेशन हुई है तब से इन्वायरमेंटल की डिग्रेडेशन भी हो रही है और डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज भी कंटिन्यूसली हो रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। तो इस वजह से जो है जो प्लानिंग जो अथॉरिटी हैं उनको क्या करना पड़ता है, प्लानिंग अथॉरिटी को, कि डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की वजह से जो डेवलपमेंट एक्शंस चल रहे हैं उसकी वजह से इन्वायरमेंट पर क्या कॉन्सिक्वेंसेस पड़ रहे हैं वो जो है उनको क्या है इस बारे में सोचना पड़ रहा है किसी भी प्लानिंग जो अथॉरिटी है उसको। तो आज इस वजह से कि कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटी होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ से सोचना होता है कि इन्वायरमेंट पर क्या असर पड़ता है। तो उस चीज़ के लिए अब हमारे पास एक टूल डेवलप किया है जिसका नाम है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। कि कोई भी जो प्रोजेक्ट की एक्टिविटी होगी, कोई भी जो डेवलपमेंट होगी, तो उस पर इन्वायरमेंट पर क्या असर पड़ता है वो हमें EIA से पता चलता है। तो EIA का क्या रोल है? EIA का रोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट कराना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है वो क्या है, ब्रंट कमीशन 1987 ने क्या की थी, डिफ़ाइन किया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज ए डेवलपमेंट विच मीट्स the needs of present generation without compromise the ability of future generation to fulfill their needs। इसका जो कंक्लूज़न ये है कि जो भी हमें डेवलपमेंट करनी है जो उसको फ्यूचर में फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए करनी है। हमें आज की जो ज़रूरतें पूरी करनी है लेकिन फ्यूचर के जनरेशन को ध्यान में रखते हुए जो भी डेवलपमेंट करनी है फ्यूचर को देखते हुए। तो ये इसका मीनिंग है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो नेक्स्ट क्या आता है हमारा कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है क्या। एक चीज़ तो पहली बात समझ रहे हैं कि इन्वायरमेंटल जो इसका कंक्लूज़न या शॉर्ट में बताएं कि जब कोई भी प्रोजेक्ट लगता है कहीं भी, उसके लगने से पहले आज बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए होती है। तो उसके लिए उसको EIA कराना पड़ता है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कराना पड़ता है, ताकि ये पता चले कि उस प्रोजेक्ट के लगने से वहाँ के इलाके का जब उस एरिए में कोई इन्वायरमेंट पर क्या असर पड़ेंगे, ज़्यादा बुरे असर तो नहीं पड़े। तो इसके लिए EIA करवाया जाता है। तो EIA क्या है ऐसे? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ स्टडी टू प्रिडिक्ट द इफेक्ट ऑफ प्रपोज्ड एक्टिविटी और प्रोजेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। कि प्रपोज्ड प्रोजेक्ट हो गया जो अब लगा नहीं है, उसके पास प्रपोजल आया, उस प्रोजेक्ट की वजह से इन्वायरमेंट पर क्या असर पड़ेंगे वो EIA के थ्रू पता चलता है। तो EIA क्या एक डिसीजन मेकिंग टूल होता है जो बताता है कि वहाँ प्रोजेक्ट लगेगा या नहीं लगेगा। वो जब होता है EIA तो EIA क्या करता है, इसके अलावा कंपेयर करता है EIA वेरियस अल्टरनेटिव फॉर ए प्रोजेक्ट, कि उस प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या अल्टरनेटिव ले सकते हैं जो कि बेस्ट कम्बिनेशन हो इकोनॉमिक के लिए भी और इन्वायरमेंट के लिए भी, ताकि इकोनॉमी भी वहाँ की हो ग्रो करे और इन्वायरमेंट पर भी इफ़ेक्ट ना पड़े। तो EIA जब हम करते हैं कहीं तो वो एक चीज़ नहीं देखती कि वहाँ नुकसान क्या होंगे प्रोजेक्ट के, वहाँ देखा जाता है कि उस प्रोजेक्ट की वजह से फ़ायदे क्या होंगे और नुकसान क्या होंगे, दोनों चीज़ देखी जाती है। फिर इस चीज़ के लिए EIA जब करते हैं तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। EIA क्या करता है, हेल्प्स टू आइडेंटिफाई पॉसिबल इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ द प्रपोज प्रोजेक्ट। ये मदद करता है कि जो प्रपोज प्रोजेक्ट हैं उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे इन्वायरमेंट पर, जो प्रोजेक्ट लगने वाला उसके इन्वायरमेंट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे और कौन से हम क्या कर सकते हैं, मेज़र ले सकते हैं कि उन इफ़ेक्ट्स को कम किया जाए। मिटिगेट का मतलब होता है कि उन इफ़ेक्ट्स को कम किया जाए। और फिर हम देखते हैं, फिर भी प्रेडिक्ट करते हैं कि मिटिगेशन के बाद भी कोई ऐसे इफ़ेक्ट्स हैं या इम्पैक्ट्स हैं जो कि तब भी असर डाल सकते हैं बुरा वहाँ पर, और उसको भी करेक्ट किया जाता है, ये कर सकते हैं ये। तो बाय कंसिडरिंग द इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट देयर मिटिगेशन अर्ली इन द प्रोजेक्ट प्लानिंग साइकिल, इन्वायरमेंटल असेसमेंट हैज़ मैनी बेनिफिट्स।
तो ये जब करते हैं हम मिटिगेशन करते हैं प्लानिंग साइकिल में EIA के बीच में, तो उससे फिर बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, रिसोर्सिस का ऑप्टिमम यूज़ होता है, इसके अलावा टाइम सेव होता है, कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं लगती। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं, फिर होती हैं, इस चीज़ों का फ़ायदा होता है। तो EIA प्रोसेस में फिर क्या होता है, EIA इज़ द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग द इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑन इन्वायरमेंट। इसका मतलब क्या है कि क्या इम्पैक्ट्स पड़ेंगे किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के इन्वायरमेंट पर, ये EIA से पता लगता है। तो द रिजल्ट ऑफ असेसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंटेड इन दिस प्रोसेस। और उसके बाद जब EIA करते हैं फिर एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसको EIA रिपोर्ट भी कहते हैं या EIA इन्वायरमेंट इम्पैक्ट स्टेटमेंट भी बोलते हैं, वो बनती है जिसमें स्टेटमेंट में सारी चीज़ें फिर नोट डाउन की जाती हैं कि क्या क्या असर पड़ेंगे। और क्या चीज़ होती है कि ये अक्सर जो है ख़ासकर ये हर एक नेशन की प्लानिंग का हिस्सा होता है। EIA आज बहुत सारे जो नेशंस हैं उनके प्लानिंग का हिस्सा है, और ये कंट्री टू कंट्री डिफ़र करता है। EIA का प्रोसेस कैसे करते हैं, अलग अलग स्टेप्स होते हैं, और ये डिपेंड करता है कि किस तरह का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, उसके हिसाब से EIA की जाती है। तो नेक्स्ट होता है कि हमें अब आना है, ये तो पता चल गया हमें कि ये क्या होता है। कोई भी जब प्रपोज प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट लगना है उसकी पहले क्लियरेंस चाहिए होती है, इन्वायरमेंट क्लियरेंस, उसके लिए वहाँ का ये किया जाता है, और ये पता लगाया जाता है, प्रेडिक्ट किया जाता है कि क्या इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे उस प्रोजेक्ट के लगने से। तो फिर वहाँ पर डिसाइड होता है कि ये प्रोजेक्ट लगेगा या नहीं लगेगा। ज़्यादा अगर बुरे असर पड़ रहे होंगे तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट भी किया जाता है, या फिर अगर नहीं पड़ रहे हों तो फिर वो पास हो जाता है। तो ये किया जाता है। तो अब क्या होता है कि एवोल्यूशन कैसे हुई EIA की, क्या क्या इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वर्ल्ड में, फिर हम इंडिया में देखेंगे। तो एवोल्यूशन ऑफ EIA इन द वर्ल्ड क्या हुआ कि क्या हुआ था कि 1969 में USA ने एक एक्ट बनाया था जिसको बोलते हैं नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी एक्ट। तो उसमें फिर 1970 में क्या किया, USA ने मैंडेटरी कर दिया था EIA को कि कोई भी प्रोजेक्ट लगेगा तो उसमें USA में उससे पहले उसका EIA करना होगा। तो जो एक्ट बनाया इस चीज़ के लिए USA ने 1969 में बनाया, जापान ने 1972 में। इस तरीके से क्या हुआ है कि लार्ज पार्ट ऑफ इनिशियल डेवलपमेंट हुई है बहुत सारा वर्ल्ड में। तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने ये अडॉप्ट किया था ये EIA का कंसेप्ट। उसके बाद ये क्या है कि USA ने, फिर जापान ने, फिर कनाडा ने 1973 में, फिर न्यूजीलैंड, फिर ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, जर्मनी, ब्राज़ील, फ्रांस, फिलीपींस, और इंडिया ने जो है वो 1994 में। शुरू तो पहले किया था लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिव था, लीगली जो इंडिया ने जो लीगलाइज़ किया वो 1994 में किया था EIA को। ये हम अलग से वैसे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है कि क्या होता है कि EIA इज़ वन ऑफ द सक्सेसफुल पॉलिसी इनोवेशन है। ये सबसे सक्सेसफुल पॉलिसी इनोवेशन है 20वीं सेंचुरी की ये इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए। कुछ साल पहले, जैसे वो लगभग 50 सालों पहले EIA का नाम तक नहीं पता था, और अब इस समय देखें तो 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं जो डेवलपमेंट प्रोसेस होते हैं उसमें EIA इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, पार्ट है। 1989 में क्या हुआ था, वर्ल्ड बैंक ने भी क्या किया, EIA को अडॉप्ट कर लिया, और जितने भी मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए क्या किया, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि जो भी बोरोज कंट्री हैं जो उधार लेती हैं वर्ल्ड बैंक से, उनको क्या करना होगा, EIA करना होगा अंडर द सुपरविजन ऑफ बैंक के सुपरविजन में उनको EIA करना होगा। ये कब हुआ है, 1989 में वर्ल्ड बैंक ने इसको अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट क्या है, ये तो हो गया वर्ल्ड की हिस्ट्री। इंडिया की हिस्ट्री जो है वो क्या है, इन केस ऑफ इंडिया द EIA वाज कैरिड आउट इन 1977। वैसे तो 1977 में ही इंडिया ने क्या किया था, ये शुरू किया था EIA का जो कंसेप्ट शुरू हुआ था यहाँ पर, जब प्लानिंग कमीशन जो है उसने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कहा था कि जो रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए इन्वायरमेंटल एंगल के हिसाब से जो है डेवलपमेंट की जाए। ये कब कहा था प्लानिंग कमीशन ने, 1977 में, और कौन से डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। और फिर क्या हुआ, दिस वाज सब्सिक्वेंटली एक्सटेंडेड टू कवर दोज प्रोजेक्ट विच रिक्वायर्ड अप्रेजल ऑफ पब्लिक इन्वायरमेंट बोर्ड। उसके बाद और प्रोजेक्ट्स के लिए भी इसको लाया गया कि और प्रोजेक्ट्स में भी ये की जाए। लेकिन
इसमें जो मेन बात थी कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होता था, इसमें कोई लेजिस्लेटिव सपोर्ट नहीं थी, इसमें लॉ नहीं बना हुआ था। कब तक? 1994 तक। लेकिन 1994 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेशन क्या किया था, जो क्योंकि इसमें लॉ बना दिया, फिर एक्ट बना दिया, तो फिर क्या हुआ था कि सो इन इंडिया EIA केम इनटू एग्जिस्टेंस अराउंड 1978 to 79, दो इट वाज मेड मैंडेटरी ओनली इन 1994। इसलिए जो इंडिया में जो मैंडेटरी किया गया वो 1994 में किया गया। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ EIA मॉडल थे इंडिया में, एक होता है स्टेचुररी मॉडल और दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल। स्टेचुररी जो स्टेचुररी मॉडल होता है उसमें क्या होता है, इनेक्टेड होता है अंडर लॉ के अकॉर्डिंगली चलता है काम। लेकिन फिर अगर हम इस चीज़ को देखें तो 1994 तक क्या था, इंडिया में ये एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल था, स्टेचुररी जो मॉडल था नहीं था 1994 में, लॉ के अंडर नहीं था। तो 1994 में ये शुरू हुआ। तो फिर ये किस तरीके से आगे चला, तो यस, तो फिर क्या है कि ये 27 जनवरी 1994 में यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, अब ये मिनिस्ट्री भी कौन सी हो गई, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। जब शुरू में किया था रिवर वैली प्रोजेक्ट के लिए जो प्लानिंग कमीशन ने बोला था वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट था। अब ये किस में आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में पहले ही बना हुआ था, उसके अंडर इसको रखा। और फिर क्या किया गया, नोटिफिकेशन निकाली गई जिसको बोलते हैं नोटिफिकेशन ऑफ 1984, जिसमें कि कहा गया कि जो इन्वायरमेंट क्लियरेंस ज़रूरी है, किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, अगर किसके लिए मैंडेटरी है, अगर कोई प्रोजेक्ट को एक्सपेंड करते हैं, या किसी एक्टिविटी को, कोई प्रोजेक्ट को मॉडर्नाइजेशन करते हैं, या कोई नया प्रोजेक्ट लगाते हैं, न्यू प्रोजेक्ट लगाते हैं, जो कि जो है शेड्यूल 1 ऑफ द नोटिफिकेशन में आता है। तो ये चीज़ उन्होंने निकाली। और तब से सिंस देन देयर हैव बीन सेवरल अमेंडमेंट्स मेड इन द EIA नोटिफिकेशन 1994। उसके बाद बहुत सारे अमेंडमेंट्स भी किए गए हैं, 13+ जो है अमेंडमेंट 1994 में किए गए हैं। अमेंडमेंट्स होते हैं कि मॉडिफिकेशन की गई हैं तब से, और क्यों की गई हैं ये भी आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे। तो अंडर EIA नोटिफिकेशन और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 1994 में क्या है कि टोटल 29 कैटेगरीज ऑफ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रखे गए थे। शुरू में इनिशियली जो है क्या किया गया था, 1994 के जो नोटिफिकेशन था उसमें 29 जो कैटेगरी के प्रोजेक्ट थे वो रखे गए थे। जैसे जैसे कौन कौन से प्रोजेक्ट थे, ये पूरी लिस्ट है 29 की, ये दी हुई है, एक एक करके आप पढ़ सकते हैं। जैसे न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट का जो है प्रोजेक्ट है, रिवर वैली प्रोजेक्ट है, इससे पोर्ट्स एंड हार्बर, एयरपोर्ट का हो गया, पेट्रोलियम रिफाइनरी का हो गया, केमिकल फर्टिलाइज़र का हो गया, पेस्टिसाइड का हो गया, ये पेट्रोकेमिकल्स का हो गया, ये सारा पढ़ सकते हैं लिस्ट में। बल्क ड्रग्स का हो गया, जहाँ ऑयल एंड गैस, सिंथेटिक रबर, एस्बेस्टस और इसके प्रोडक्ट्स जो होते हैं, हाइड्रोसाइनिन एसिड और इस जो डेरिवेटिव्स होते हैं, इनके प्रोजेक्ट्स को अभी ये कुछ थे। इसके अलावा बहुत सारे अप टू कितने हैं, ये 29 प्रोजेक्ट के लिए किया गया ये। इसमें अल्कली इंडस्ट्री और पेंट का हो गया, विस्कस स्टेपल का हो गया, स्टोरेज बैटरीज का हो गया, टूरिज़्म के रिलेटेड जो हो गया, थर्मल पावर प्लांट, माइनिंग, हाईवे, ये जो है रोड इन हिमालय वगैरह, फिर डिस्टिलरी, रॉ स्किन, पल्प, पेपर एंड डाइज, सीमेंट और फाउंड्रीज और इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको कैटेगराइज किया गया था। तो इन प्रोजेक्ट्स को, तो इसमें ये भी थोड़ा सा देख लेंगे कि कितना उस समय रेट क्या रखा हुआ था कि प्रोजेक्ट अप टू 5 करोड़ तक होना चाहिए टूरिज़्म वाला। और ये कोई जो हाई टाइड्स में भी इसमें रखा हुआ था कि जो उसका लेवल होना चाहिए 200 मीटर टू 500 मीटर हाई टाइड के रेंज में होना चाहिए प्रोजेक्ट। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आप पढ़ लें कि ऑब्जेक्टिव में आ सकती हैं UPSC का ये सिलेबस में। तो उसके बाद क्या है, ये भी वही लिस्ट है, ये इसमें एक चार्ट के फॉर्म में है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट थे शॉर्ट फॉर्म में। तो ये वही है 29 जो प्रोजेक्ट हैं, कुछ 28 यहाँ पर दिए हुए हैं, 29 ऊपर लिस्ट में हैं, वैसे दे दिए हैं। तो उसके बाद
क्या हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट MOEF क्या हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट नोटिफाइड किया था न्यू लेजिस्लेशन इन सितंबर 2006। 1994 के बाद नया नोटिफिकेशन आ गया 2006 में। तो इसमें क्या हुआ कि नोटिफिकेशन में क्या किया गया कि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं सच एज माइनिंग, थर्मल पावर प्लांट्स, माइनिंग हो गया, थर्मल पावर प्लांट्स हो गया, रिवर वैली इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, हाईवे, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग स्मॉल इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री और फाउंड्री यूनिट्स जो है इनको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की ज़रूरत है, ये उनके लिए मैंडेटरी कर दिया। हाउएवर अनलाइक द EIA नोटिफिकेशन 1994 के हिसाब से जो न्यू लेजिस्लेशन बनाया, इसमें क्या किया कि जो पहले जो फ़र्क क्या है इसमें और उसमें 1994 और इस 2006 में जो है क्या डिफरेंस है मेन, कि जो है यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दे दी कि वो प्रोजेक्ट्स को क्लियर करें, जो भी उनको ये मतलब जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दे, वो स्टेट गवर्नमेंट में भी पावर आ गई। वो इस पर डिपेंड करता है कि साइज़ एंड कैपेसिटी ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है, ये डिपेंड करता है। लेकिन 2006 और 1994 में ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर थे जितने भी थे, लेकिन 2006 में क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर भी आ गए। तो ये जो मेन जो थी वो चीज़ जो इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट देखने को मिली, ये थी वो जो चेंजेस लाई इन्होंने, मॉडिफिकेशन की। इसके अलावा क्या है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 में क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो मैंने बता दिया कि डिसेंट्रलाइज्ड किया गया, मतलब जो सेंटर की पावर्स थी वो कुछ डिसेंट्रलाइज की और स्टेट को दी। इसके अलावा क्या किया, जैसे जो प्रोजेक्ट्स के उनको कैटेगरीज़ में, टू कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया। एक आ गया कैटेगरी ए और कैटेगरी दूसरा आ गया कैटेगरी बी। कैटेगरी ए में नेशनल लेवल जो है प्रोजेक्ट्स आते हैं, अप्रेजल चाहिए था, और कैटेगरी बी में स्टेट लेवल अप्रूवल रख दिया। तो कैटेगरी ए में जो प्रोजेक्ट्स आते हैं आर अप्रेज्ड एट नेशनल लेवल पर अप्रेज किए जाते हैं बाई इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी। कौन एजेंसी करती है, IAA करता है, एंड एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी ये करते हैं नेशनल लेवल पर प्रोजेक्ट जो कैटेगरी ए के अंडर आते हैं। और कैटेगरी बी वाले जो हैं वो स्टेट लेवल पे होते हैं। उसमें कौन सी अथॉरिटी करती हैं, स्टेट लेवल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी एक जो ये है, और दूसरा स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी SEAC आर कॉन्स्टिट्यूटेड टू प्रोवाइड क्लियरेंस टू कैटेगरी बी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको। तो इसमें क्या होता है, और नेक्स्ट जो है आफ्टर 2006 जो अमेंडमेंट द EIA साइकिल कंप्राइजेज ऑफ 4 स्टेजेस। जो 2006 में अमेंडमेंट में आया उसमें जो है वो EIA को 4 स्टेजेस में मेनली डिवाइड किया। एक स्क्रीनिंग होगी इसकी, दूसरी स्कोपिंग होगी, तीसरी क्या होगी, पब्लिक हियरिंग होगी, और चौथी अप्रेजल होगा। तो ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि, और उसमें सीक्वेंस वाइज लिखा होता है कैसे ऑप्शन में, तो याद रखेंगे कि 2006 में फिर कैसे कौन कौन से स्टेप्स किस तरीके से लगाए, क्या करना होगा। तो कैटेगरी ए जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए ज़रूरी होता है इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, क्योंकि ये साथ में नेशनल में आते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो ज़रूरी हैं जिनको मैंडेटरी है करना ही करना है, तो इसलिए फिर क्या है, इनकी स्क्रीनिंग नहीं होती। क्योंकि आगे आप जब पढ़ेंगे स्टेप्स में जो प्रोसेस ऑफ EIA में, तो उसमें स्क्रीनिंग में यही बताया होता है कि स्क्रीनिंग वो स्टेप होता है, पहला स्टेप होता है जिसे हम ये डिसाइड करते हैं कि प्रोजेक्ट जो है उसका EIA होना है कि नहीं होना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि प्रोजेक्ट ए का वो हैं जिनका EIA होना ही होना है, तो इसमें फिर स्क्रीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब होना ही है तो यहाँ डिसाइड करना है कि होना है कि नहीं होना है की बात ही नहीं आती, इसलिए यहाँ पर स्क्रीनिंग नहीं की जाती। तो उसके बाद आता है कैटेगरी बी प्रोजेक्ट्स को कौन से होते हैं जिनकी स्क्रीनिंग करके पता किया जाता है कि उसमें भी प्रोजेक्ट्स क्या कैटेगरी करते हैं, सब कैटेगरी करते हैं। कैटेगरी B1 और B2 स्क्रीनिंग करने के बाद पता चलता है B1 वाले कौन से हैं और B2 वाले कौन से हैं। जो B1 वाले प्रोजेक्ट होते हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाती है, और जो B2 होते हैं उनको स्क्रीनिंग की ज़रूरत, उनकी EIA किया जाता है। B1 वाले को EIA किया जाता है, B2 को जो है वो EIA की ज़रूरत नहीं होती, वो ऐसे ही आगे उनका जो है डेवलपमेंट हो जाती है, उनको ज़रूरत नहीं होती, वो कैरी ऑन हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्या होता है 10 ए कैटेगरी ए प्रोजेक्ट्स एंड बी कैटेगरी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं अंडर कोई कंप्लीट EIA प्रोसेस।
इसका मतलब क्या है, जो ए हैं उनकी तो होना ही होना EIA। उसके बाद बी कैटेगरी में जो B1 होता है उसको EIA होता ही होता है, ठीक है, ये B1 है यहाँ पर। तो B1 वाला प्रोजेक्ट जो है उसको EIA करते ही करते हैं, और प्रोजेक्ट ए को, तो जो B2 वाला होता है उसको EIA नहीं करते। B2 वाला जो होता है उसको EIA नहीं करते हैं। तो किसको करते हैं, एक प्रोजेक्ट ए कैटेगरी वाले को और दूसरा B1 वाला। इन जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इनको EIA करते हैं। फिर क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट जो है, क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया है एक ड्राफ्ट। कब किया ये, 2020 में, मार्च 2020 में जो है ड्राफ्ट ये नोटिफिकेशन किया है, जिसमें नोटिफिकेशन में क्या किया है, जो प्रीवियस नोटिफिकेशंस हैं उनको क्या करना है, रिप्लेस करना है और इम्प्लीमेंट करना है, जो न्यू ड्राफ्ट जो बनाया है उसको। तो ये चीज़ जो है अभी जो पहले बना था 2006 में उसको हटाकर अब नया ड्राफ्ट बनाया गवर्नमेंट ने, अभी प्रूव नहीं हुआ है लेकिन ये पेश किया है। कब बनाया है, मार्च 23, 2020। ये क्यों चेंज करते हैं, क्योंकि 1994 में जो किया था पूरे तरीके से क्या था उसमें, कि उसमें बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल थे कि प्रोजेक्ट को ये करानी होगी। 2006 में काफ़ी छूट दी प्रोजेक्ट्स में और स्टेट को भी पावर दे दी। अगर इन चीज़ों को और 2020 में और भी क्या कर रहे हैं कि काफ़ी जो है मिल जाए और बाहर से कंपनियां आसानी से अगर प्रोजेक्ट्स लगा सकें, इसके लिए फिर इन्होंने थोड़ा सा और ईज़ किया है इसको। तो अभी जो है एक रिपोर्ट पब्लिश की थी 2020 में वर्ल्ड बैंक ने, ईज़ ऑफ बिज़नेस, जिसमें इंडिया का रैंक 63 था, 63 रैंक था ईज़ ऑफ बिज़नेस में। तो ताकि बाहर से जो कंपनियां हैं वो आसानी से यहाँ पर प्रोजेक्ट लगा सकें, इसके लिए और उसको क्या कर रहे हैं, इस तरीके का फिर ड्राफ्ट बनाया ताकि उनको मुश्किल ना आए और आसानी से उनको क्लियरेंस मिल जाए। जिस चीज़ में ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ये की, वहाँ पर उनको आसानी से क्लियरेंस मिल जाए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ टॉपिक। इसमें सारा चीज़ें बता दी हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव निकल जाएंगे आपके। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।